जैसे हम कहते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बातें करते हैं, तो हमारा जो प्रॉपर सब्जेक्ट है, पूरा सब्जेक्ट का अगर अपन ये कहें कि साहब हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट्स, तो कंपनी अकाउंट्स जब आप पढ़ते हो तो कंपनी अकाउंट्स में आपको तीन चीजें कवर करनी होती है। एक तो कंपनी अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग मतलब शेयर, डिवेंचर, शेयर्स के लिए। अब शेयर्स के लिए आप शेयर का इश्यू भी पढ़ेंगे, फोरफीचर भी पढ़ेंगे, डिवेंचर का इश्यू, डिवेंचर का रिडम्पशन, फिर आप कहते हो कि हम बोनस शेयर भी पढ़ेंगे, हम इक्विटी बोनस के बाद हम सॉरी ईएसओपी भी पढ़ेंगे, और ईएसओपी के बाद आप यहां पे अंडर राइटिंग भी पढ़ेंगे। तो ये आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है। देर आफ्टर आप स्पेशल कंपनीज पे आ जाते हैं, जैसे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, और फाइनली हमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी पढ़ने होते हैं, डेट आर 5 स्टैंडर्ड्स। 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने होते हैं। ये टोटल मिला के हमारा 50 मार्क्स का कंटेंट होता है। क्लियर? तो ये आपका जो सिलेबस है, ये है कंपनी अकाउंटिंग पोर्शन। बेटा ये वाले जो 3 चैप्टर है, ये तीनों चैप्टर मिला के आपके 15 से 20 मार्क्स कवर करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके 5 to 10 मार्क्स कवर करते हैं, और ये आपके बेटा 20 to 25 मार्क्स को कवर कर लेता है ये वाला पोर्शन। इस तरह से हमारे ये 50 मार्क्स बन जाते हैं। ओके, तो ये वाला काम आपको पूरे चैप्टर में करना है। अब बात आती है कि अपन कहां से स्टार्ट करें। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे अच्छा पोर्शन होता है बेटा, वो ये वाला पोर्शन। अगर ये पोर्शन आप करते हैं, क्योंकि ये वाला पोर्शन ऐसा है कि आपने इसमें कुछ चीजें पहले पढ़ी होती है, जैसे इश्यू ऑफ शेयर क्या होता है, शेयर का फोरफीचर कैसे किया जाता है, डिबेंचर इश्यू, ऐसी चीजें आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में पढ़ रखा है। लेकिन आपके लिए ये वाला पोर्शन एकदम नया पोर्शन होता है। जैसे बैंकिंग कंपनी के अकाउंट्स कैसे होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के अकाउंट्स कैसे होते हैं, क्योंकि ये जनरल अकाउंटिंग से थोड़ा सा अलग होता है। तो हम सबसे पहले इसी पोर्शन से स्टार्ट करेंगे, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। देर आफ्टर हम हमारे शेयर इश्यू वाले कंटेंट पे आ जाएंगे। डन? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके, अब बात आती है कि साहब जब आप बैंकिंग कंपनी की बात करते हो, जब आप बैंकिंग कंपनी की बात करते हो तो मैं कहता हूं साहब, एक बैंकिंग कंपनी है, तो बैंकिंग कंपनी जब अपनी अकाउंटिंग करती है, तो बैंकिंग कंपनी अपनी अकाउंटिंग किसके अकॉर्डिंग करती है बेटा? जब एक बैंकिंग कंपनी अपनी अकाउंटिंग करती है, तो वो किसके अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करती है? क्या वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करती है? नहीं बेटा, बैंकिंग कंपनी के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है,
बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो उसे उस रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है जब हम एक बैंकिंग कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल होगी सुभाष। एक्चुअली कल मैं आपको बात नहीं कर पाया था, आज अपन इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, मैं कल आपसे क्लास में बात नहीं कर पाया था, आज बात करेंगे इससे। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, तो हमने कहा कि साहब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या कहता है। तो जब भी आप अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि साहब आप इनकम को किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। आप इनकम को किस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो साहब बहुत ही इजी काम है, ये हमें कहता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि आप अपनी इनकम को अक्रूवल सिस्टम पे रिकॉग्नाइज करेंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारे अकाउंट्स के जैसा ही है। नॉर्मल अकाउंट्स में भी हम अक्रूवल सिस्टम को ही फॉलो करते हैं, तो यहां भी अक्रूवल सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। लेकिन ये कहता है कि आप केस सिस्टम पे भी अपनी अकाउंटिंग करेंगे। मैंने कहा भाई ये क्या मतलब है, आप कह रहे हो अक्रूवल सिस्टम पे अकाउंटिंग करेंगे और आप कह रहे हैं केस सिस्टम पे अकाउंटिंग करेंगे। आप हमें एक्चुअल में ये बताइए कि हमें कौन से सिस्टम पे अकाउंटिंग करनी है, एक्चुअल में कौन से सिस्टम पे अकाउंटिंग करनी है। तो वो क्या कहता है कि अगर आपकी असेट परफॉर्मिंग असेट है, अगर आपकी असेट परफॉर्मिंग असेट है तब तो आप अक्रूवल सिस्टम पे अकाउंटिंग करेंगे। और अगर आपकी असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट है तो आप केस सिस्टम पे अकाउंटिंग करेंगे। मतलब वो कहता है अगर आपकी असेट पी ए है तो आप अक्रूवल सिस्टम पे करेंगे, अगर आपकी असेट एन पी ए है तो आप केस सिस्टम पे अकाउंटिंग करेंगे। ठीक है सर, तो मैंने कहा मुझे दो चीजें ध्यान रखनी है, क्या मेरी असेट है वो परफॉर्मिंग असेट है या मेरी असेट है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट है। सर हमें तो पता ही नहीं है परफॉर्मिंग असेट क्या होती है और नॉन परफॉर्मिंग असेट क्या होती है। तो बेटा हमारा जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है जिसको आरबीआई गवर्न करता है, उस एक्ट में अच्छे से डिफाइन कर रखा है। किस चीज को डिफाइन कर रखा है, क्लासिफिकेशन ऑफ असेट, कि कब एक असेट परफॉर्मिंग असेट होती है और कब एक असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट होती है। तो हम उस चीज को अच्छे से डिटेल से पूरा पढ़ेंगे। हमारे पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्या है, एनपीए का पता लगाना कि कब एक असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट बनती है। अगर ये हमें अच्छे से आता है तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है। डन। तो आपको अभी तक केवल एक बात याद रखनी है कि साहब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में इनकम को रिकॉग्नाइज कैसे किया जाता है। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि इनकम को रिकॉग्नाइज अक्रूवल बेसिस पे भी किया जाता है और इनकम को रिकॉग्नाइज केस बेसिस पे भी किया जाता है। हम दोनों बेसिस फॉलो करते हैं। अगर असेट परफॉर्मिंग असेट है तो इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा अक्रूवल सिस्टम पे, और अगर असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट है तो इनकम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा केस सिस्टम पे। डन। लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ओके
चलिए इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट है साहब कि ये नॉन परफॉर्मिंग असेट और परफॉर्मिंग असेट क्या होती है। अच्छा एक बात बताइए, बैंक की सबसे मेन असेट क्या होती है? बैंक की सबसे मेन असेट होती क्या है? बैंक की बात करें तो वहां की सबसे मेन असेट क्या होती है? लोन देना पब्लिक को। तो जिन लोगों को उन्होंने लोन दे रखा है, जिन लोगों को उन्होंने लोन दे रखा है वो बैंक की एसेट है भाई। वो बैंक के डेटर्स हो गए ना, बैंक को उनसे पैसा लेना है, मतलब वो बैंक की एसेट है। अब बैंक ने उनको लोन दिया होता है, बैंक ने उनको, बेटा इंटरेस्ट असेट नहीं होता, इंटरेस्ट इनकम होता है सुभाष। इंटरेस्ट जो होता है वो तो इनकम होता है। तो बैंक की जो असेट है, बैंक की असेट है बैंक का पैसा, जो लोगों को बैंक ने लोन, सॉरी बैंक ने लोगों को लोन पे दे रखा है। अब बैंक ने लोगों को लोन पे दे रखा है तो वो लोन क्या है? वो लोन बैंक की असेट है। तो उस लोन से जो इनकम होती है, अब हमें ये कैटेगराइज करना है कि क्या वो लोन जिस आदमी को दे रखा है वो लोन वाली असेट परफॉर्मिंग असेट है या वो लोन वाली असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट है। सर कैसे पता लगेगा? तो बेटा इसके लिए मैं आपको एक क्रक्स रूल देता हूं जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग पैसा दे रहे होते हैं, जो लोग पैसा दे रहे होते हैं, मतलब भाई मैंने किसी को लोन दे रखा है, अब वो लोन की इंस्टॉलमेंट मुझे प्रॉपरली पे करता जा रहा है, मतलब वो मुझे टाइम टू टाइम पैसा दे रहा है। एक आधा दिन आगे पीछे हो जाता है लेकिन वो मुझे पैसा देता जा रहा है। तो क्या जो लोग पैसा दे रहे हैं इसका मतलब वो परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग एसेट है मेरे लिए? वो असेट तो परफॉर्मिंग है क्योंकि उस असेट से तो रेगुलरली मेरे पास पैसा आ रहा है। तो वो मेरे लिए कौन सी एसेट है? वो मेरे लिए परफॉर्मिंग एसेट है। लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है कि भाई जो लोग पैसा नहीं दे रहे, मतलब पैसा रोक के बैठ गए, मेरा पैसा, मेरी इंस्टॉलमेंट जो है वो मुझे लौटा नहीं रहे, मेरा पैसा दे ही नहीं रहे। तो जो लोग पैसा नहीं दे रहे मतलब वो असेट परफॉर्म नहीं कर रही है। वो असेट मेरे लिए कौन सी असेट हो जाएगी? वो असेट मेरे लिए हो जाएगी नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो साहब क्या जिन लोगों से मेरे पास पैसा नहीं आ रहा, एक बात बताओ, मैंने एक आदमी को 10 लाख रुपए का लोन दिया, कितने इंटरेस्ट पे दिया साहब? 10% की रेट पे दिया, मतलब मुझे हर साल 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिलने वाला। अब मैंने पहले साल के एंड में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया और रिसीव हो गया, कोई बात नहीं। दूसरे साल के एंड में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। अब साहब तीसरे साल के एंड में 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट रिकॉर्ड किया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो अब क्या मुझे चौथे साल भी वो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए? वो कहते हैं आप क्यों रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, आपको मिल ही नहीं रहा, फिर भी आप कहते हैं मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, मैंने 1 लाख रुपए कमा लिया। अरे वो आपका पैसा दे ही नहीं रहे, उसने पिछले 2 साल से आपका पैसा नहीं दिया। आप हर साल अपने अकाउंट्स में लिख लेते हैं 1 लाख की इनकम। अरे ऐसी इनकम लिखने से क्या फायदा जिसका पैसा आ ही नहीं रहा? उसका पैसा तब लिखिएगा जब आपका पैसा आ जाए। आप ये मान के चलिए आपका वो पैसा डूबा हुआ है, वो पैसा नहीं आने वाला है। क्लियर? तो सिंपल सा क्या कहता है साहब, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि अगर कोई असेट परफॉर्मिंग असेट है तो आप, परफॉर्मिंग असेट का मतलब आप उस पे अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं अक्रूवल सिस्टम पे। अक्रूवल सिस्टम का मतलब क्या होता था? ड्यू बेसिस पे आप अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, आपको रिसीव हुई हो या नहीं हुई हो, आप P&L अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी एसेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, मतलब आपकी एसेट एनपीए हो,
तो आप अपनी इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हो। कब तक नहीं कर सकते हो? जब तक आपको वो इनकम मिल ना जाए। मतलब आप अपनी इनकम रिकॉर्ड करेंगे केस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। डन। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है सुभाष? हाँ जी। अब बात आती है कि सर कोई असेट कब परफॉर्मिंग असेट होती है? कोई असेट कब परफॉर्मिंग असेट होती है? इसके ईयर की जरूरत नहीं है आपको सुभाष। सुभाष आपको इसके ईयर की जरूरत नहीं, ठीक है ना? कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे इसका ईयर। चलिए, तो वो कह रहा है कि साहब कोई असेट कब परफॉर्मिंग असेट होती है? तो मैंने आपको एक वर्ड दिया कि साहब जो लोग पैसा दे रहे हैं परफॉर्मिंग असेट होती है। अब सर अब कब तक माने कि वो पैसा दे रहे हैं? तो बेटा जिस दिन आपकी ड्यू डेट आती है, जब आपकी ड्यू डेट आती है, तो ड्यू डेट से अगले 90 डेज तक, ड्यू डेट से अगले 90 डेज तक आप क्या मानेंगे कि साहब वो आपको पैसा दे रहे हैं या वो आपको पैसा दे देंगे? मतलब जब तक आपका पैसा ओवर ड्यू होता है 90 डेज तक, तो 90 डेज तक आप वेट करेंगे कि वो आपको पैसा दे देंगे। आप ये मान के चलते हैं कि हाँ कभी कभी लेट हो जाती है, तो 90 डेज के अंदर आपका पैसा आ जाना चाहिए। तो 90 डेज तक तो आप उसे क्या मानेंगे? 90 डेज तक तो आप उसे मानेंगे परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन अगर आपका ओवरड्यू 90 डेज से ज्यादा हो जाए, मतलब 91 डेज तक उसने आपका पैसा नहीं दिया, तो आप उस लोन को कौन सी एसेट में कन्वर्ट कर दोगे? आप उस लोन को नॉन परफॉर्मिंग असेट में कन्वर्ट कर दोगे कि साहब इन लोगों से तो पैसा मांगते जा रहे हैं, मांगते जा रहे हैं, लेकिन ये लोग पैसा नहीं दे रहे। नहीं देने वाले लोगों की कैटेगरी में आप उसको कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है साहब? तो वो आपकी परफॉर्मिंग असेट से नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएंगे अगर आपका पैसा ओवर ड्यू रह जाता है मोर देन 90 डेज। अगर आपका पैसा ओवर ड्यू रह जाता है 90 डेज से ज्यादा तक, तो आप उसे कन्वर्ट कर देंगे नॉन परफॉर्मिंग असेट में। क्लियर है ये बात? डन। तो पहली चीज, 90 डेज तक तो कोई टेंशन नहीं है। 90 डेज तक अगर ओवर ड्यू हुआ है तो आप उसकी इनकम को अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे ईयर एंड आ गया, 31 मार्च आ गया। आप मुझे एक चीज बताइए, मान लीजिए किसी आदमी का पैसा 1 मार्च को ड्यू हुआ था, लेकिन 31 मार्च तक उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ है। अब 31 मार्च को आ गया ईयर एंड, तो क्या आप 31 मार्च को जब इनकम रिकॉर्ड करेंगे तो क्या इस आदमी की इनकम अक्रूवल सिस्टम पे रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे? 31 मार्च को जब हम इनकम रिकॉर्ड कर रहे हैं, करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये परफॉर्मिंग असेट। क्यों करेंगे? क्योंकि ये परफॉर्मिंग असेट है। अभी तक इसको केवल 30 डेज हुए। चलिए, इस दौरे पैसा नहीं दिया, अगला 31 मार्च आ गया,
अगला नेक्स्ट 31 मार्च तब तक पैसा नहीं आया, क्या नेक्स्ट 31 मार्च को आप दोबारा उस साल की इनकम रिकॉर्ड करेंगे क्या? इंटरेस्ट की इनकम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि ये एनपीए में कन्वर्ट है, क्योंकि ये एनपीए में कन्वर्ट हो चुका होगा। डन? क्लियर? तो ये बात मैं आपको समझाना चाहता था कि ये होता है साहब एनपीए का कॉन्सेप्ट। ओके, सर एक बात और बताओ, क्या एनपीए मतलब अगर किसी आदमी के यहां पे प्रॉब्लम आ गई और 3 महीने तक उसने पैसा नहीं दिया, तो क्या 3 महीने बाद हम उसको बस कह देंगे साहब तेरे से बुरा आदमी नहीं है? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। तो ये कहता है परफॉर्मिंग असेट का कोई और भी नाम है क्या बेटा? बिल्कुल है। परफॉर्मिंग असेट को स्टैंडर्ड असेट भी कहा जाता है। परफॉर्मिंग असेट को स्टैंडर्ड असेट भी कहा जाता है। मतलब एक बात समझना, थोड़ी सी मेरी लैंग्वेज में बता रहा हूं कि जो लोग टाइम पे पैसा दे रहे होते हैं, क्या हम उन लोगों को स्टैंडर्ड के लोग कह सकते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन तो सही आदमी है यार, टाइम पे पैसा देता है, 2-4 दिन आगे पीछे हो जाता है लेकिन पैसा दे देता है टाइम से? क्या हम उन्हें स्टैंडर्ड के लोग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। आप उन्हें स्टैंडर्ड के लोग कह सकते हैं। ठीक है, थोड़ी सी चीजें चेंज करते हैं। फिर मैंने कहा जो लोग 90 डेज तक पैसा नहीं देते तो वो बन गए एनपीए। लेकिन क्या वो इतने बुरे हो गए क्या कि बस बहुत ही खराब है? नहीं, आप उनकी कैटेगरी को डाउन कर देते हो। तो बोले जिस दिन कोई असेट नॉन परफॉर्मिंग असेट बनती है उस दिन वो स्टैंडर्ड से कौन सी कैटेगरी में आ जाती है? वो स्टैंडर्ड से चेंज होके सब स्टैंडर्ड की कैटेगरी में आ जाती है। मतलब उसकी कैटेगरी हम थोड़ी सी डाउन कर देते हैं कि यार ये तो सब स्टैंडर्ड के लोग गलतियां करते हैं। सर कब तक आप उसे सब स्टैंडर्ड मानोगे? बेटा जिस दिन वो एनपीए बने, मतलब ओवर ड्यू को 91 डेज हुए, तो 91 डेज से हम उसे सब स्टैंडर्ड का मान लेंगे। मतलब जिस दिन वो एनपीए बना है उस दिन से वो सब स्टैंडर्ड का आदमी हो जाता है हमारे लिए। सर आप उसे कब तक सब स्टैंडर्ड का मानोगे? मैंने कहा मैं उसे सब स्टैंडर्ड का बनने के 1 साल तक कहूंगा भाई दे दे पैसे, दे दे, हम उसे क्या मानेंगे? सब स्टैंडर्ड का पर्सन। ठीक है साहब। सर 1 साल के बाद क्या मानोगे? फिर तो भैया पहले 3 महीने में उससे पैसे मांगता रहा, 90 डेज तक पैसे मांगता रहा, तब तक मैं कहता तो बहुत अच्छा आदमी है। 90 डेज के बाद भी मैं उससे पैसे मांगता रहा, मुझे लगा थोड़ा गड़बड़ है लेकिन क्या पता पैसे दे देगा। 1 साल तक मांगता रहा, फिर भी अगर वो पैसे नहीं देता है तो फिर तो वो पर्सन मेरे लिए कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? फिर तो वो पर्सन मेरे लिए डाउटफुल की कैटेगरी में आ जाएगा कि यार पता नहीं ये आदमी पैसा देगा या पैसा नहीं देगा। तो मैं उसमें क्या चालू कर देता हूं? मैं उस पर लीगल प्रोसीडिंग्स चालू कर देता हूं कि भाई पैसा दे दो, कोर्ट से नोटिस भेज देता हूं पैसा दे दो। 3 साल तक, अगले 3 साल तक मैं उसे डाउटफुल रखूंगा। पैसा आ भी सकता है और पैसा ना भी आ सकता है। फिर अगले 3 साल में भी पैसा नहीं आया तो मैं उसे डाउटफुल कैटेगरी से भी निकाल लूंगा और मान लूंगा भाई मेरा क्या हो गया? नुकसान। ये पैसा मेरा नहीं आएगा। तो कितना टोटल टाइम पीरियड कितना है बेटा? टोटल टाइम पीरियड में 90 डेज को एक बार 3 मंथ्स लिख रहा हूं, तो सबसे पहले 3 मंथ्स, 3 मंथ के बाद 1 ईयर, 1 ईयर के बाद 3 ईयर। तो इसका मतलब कोई लोन
कब लॉस असेट बन जाएगा, कितने टाइम के बाद एक लोन जो है वो लॉस असेट बन जाएगा। जिस दिन पैसा ड्यू होता है, अगर उस दिन पेमेंट नहीं किया गया तो उसके कितने टाइम के बाद आप उसे लॉस असेट मान लेंगे। सबसे पहले 3 महीने, फिर 1 साल, पहले 3 महीने स्टैंडर्ड वाले, फिर 1 साल सब स्टैंडर्ड वाला, फिर 3 साल डाउटफुल वाले, मतलब टोटल 4 ईयर। एक मिनट में है बेटा। हाँ जी, तो हमने कहा कि कोई भी लोन, अगर कोई भी पैसा ड्यू डेट से 4 इयर्स और 90 डेज तक पे नहीं किया जाता है तो उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको लॉस असेट मान लिया जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए, तो आज हम इसको बेटा इतना ही करेंगे। कुछ कल से कुछ लोग और इसको ज्वाइन कर लेंगे, आज आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसमें क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अगले 3 दिन में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट 3 डेज में ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।